नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है और मैं हूं आपके साथ शीरी। ईरान इजरायल के बीच जारी जंग, जिसका आज छठा दिन है, ये सैन्य संघर्ष खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इजरायल के फाइटर जेट ने ईरान में भयंकर तबाही मचा रखी है। ईरान की राजधानी तेहरान से तबाही की भयंकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दुनिया के सामने ईरान में मची तबाही के सबूत दिए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अभी तक उसने ईरान के 70 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके फाइटर जेट ने ईरान के हवाई सेवा सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया। साथ ही राजधानी तेहरान समेत अहम शहरों में घुसकर इजरायली बम वर्षक बमबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने ये भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने कई दूर दराज के इलाकों में छिपाकर रखे गए ईरानी लॉन्चर्स और रडार को भी नष्ट कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स सबसे ज्यादा टारगेट तेहरान के ठिकानों पर कर रहा है। साथ ही उसके निशाने पर रिफाइनरी भी है। इजरायल के अधिकारी के मुताबिक उनकी सेना ईरान से ज्यादा सटीक हमले कर रही है। इजरायल ने यह भी दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने पश्चिमी ईरान के कई इलाकों पर भयंकर बमबारी और कई दर्जन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और लॉन्चर को नेस्तनाबूद कर दिया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में सटीक लोकेशन का पता लगाकर ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का भी दावा किया था। ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वहां से बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया है। छात्रों के एक दल को आर्मेनिया ले जाया गया, जो वहां से भारत के लिए रवाना होंगे। ईरान आर्मेनिया बॉर्डर होते हुए छात्रों का यह दल आर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचा। इस दल में 110 छात्र हैं, जिन्हें तेहरान से सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया गया और सड़क मार्ग के जरिए इन्हें आर्मेनिया में दाखिल कराया गया, जहां होटल में उनके रहने की व्यवस्था की गई। इनमें से ज्यादातर छात्र उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में करीब 1300 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का अभियान जारी है। ईरान में फंसे छात्रों के अभिभावक ने तीसरे दिन भी श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर सरकार से अपील की और अपने बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की मांग की। कश्मीर से बड़ी संख्या में लोग ईरान जियारत करने भी गए हैं, जो वहां फंस गए हैं। उन्हें भी सुरक्षित वापस लाने की अपील की गई। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में दोनों ही तरफ से हमले तेज हो गए हैं। जंग को देखते हुए भारतीयों से तेहरान छोड़ने की अपील की गई है। यूपी के बुलंदशहर के भी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने मोदी सरकार से छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, बल्कि ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे को भी खारिज कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने फिर से साफ किया है कि आतंकवाद को गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि भारत न मध्यस्थता स्वीकार करता है और न ही करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया था और न ही वो कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। मध्यस्थता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बातचीत पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया और पूछा कि आखिर पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इस बातचीत पर सवाल उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। विशेष सत्र की बात तो अलग है, आप विशेष सत्र तो नहीं बुलाएंगे पार्लियामेंट का, वो 21 जुलाई को है। अरे आप कल बुलाइए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए और कहिए कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं, उसने नहीं कहना चाहिए। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने राहुल गांधी और जयराम रमेश पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सर, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया और तमाम विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री ने साफ उनसे कह दिया कि हमने ना मध्यस्थता स्वीकार की थी, न की है और ना आगे कभी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी होगा तो फिर हम फिर से बड़ा जवाब देंगे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार और हमारी सेनाएं ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और 100 किलोमीटर से अंदर घुस के मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बावजूद जयराम रमेश या तो आसिम मुनीर का प्रचार कर रहे थे, पाकिस्तान का प्रचार कर रहे थे या झूठ फैला रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत पे ये स्पष्ट कर दिया, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अग्री तक किया, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। अब बात दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण पर हो रहे एक्शन की। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण पर डीडीए के एक्शन की तैयारी है। मुरादी रोड पर जामिया नगर थाने की पुलिस मौजूद है। ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें यहां पर कि 26 मई को इसी इलाके में डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद यहां कभी भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दिल्ली के बटला हाउस के मुरादी रोड इलाके में बीते 26 मई को डीडीए ने कई मकानों पर डिमोलिशन नोटिस लगाया था 15 दिन की मोहलत देते हुए। और अब इस मामले में नया अपडेट ये है कि कल शाम को इस इलाके में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड ला करके रोड के साइड में रखे और यहाँ पर जो जामिया नगर थाना है, जिसके अंतर्गत ये पूरा बटला हाउस का इलाका आता है, उसके जो एसएचओ हैं वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे हुए हैं। और न सिर्फ टीम के साथ मौके पर पहुँचे हुए हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि एसएचओ जो है वो अपने साथ जो ड्रोन कैमराज हैं वो भी यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं और खुद जो ड्रोन के जरिए जो इलाके की पूरी निगरानी है वो यहाँ पर की जा रही है। 26 मई को डीडीए ने जो नोटिस लगाया था उसमें डीडीए ने कहा था कि जो खसरा नंबर 279 है वहाँ पर जो है वो अवैध अतिक्रमण जो है वो किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है। लोगों ने यहाँ पर पक्के मकान और दुकान बना लिए हैं। ऐसे में 15 दिनों के भीतर ये सारी जगह जो खसरा नंबर 279 है उसको खाली कराया जाए, नहीं तो फिर वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। और इसी के बाद से इलाके में जो सरगर्मियां हैं जो डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर के वो बढ़ गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में जो मकान मालिक हैं जो वो उन्होंने अदालत का रुख किया था और उन कई लोगों को जो है वो अदालत से राहत भी
मिली थी, लेकिन कल रात से जब से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड है वो यहाँ पर मंगाए गए हैं, उसके बाद से जो डिमोलिशन की तलवार यहाँ पर जिन मकानों पर लटकी हुई थी उसके जो मकान मालिक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। और कहीं ना इसके अलावा पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाका जो है वो माना जाता है बटला हाउस का इलाका, और इसीलिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो ड्रोन से पूरे इलाके की जो निगरानी है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और आप देखें यहाँ पर कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने घरों से बाहर जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बार हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा दें यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पर अभी बटला हाउस के यहाँ पर ऑन ग्राउंड पर क्या हो रहा है कि एक तरफ रोड के किनारे जो बैरिकेड हैं जो कि कल शाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो लाए गए थे, तो वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो दिल्ली जो लोकल थाने जो जामिया नगर थाना है जिसके अंदर बटला हाउस आता है उसके जो स्टेशन ऑफिसर हैं वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ बाकायदा जो है वो पहुँचे हुए हैं और ड्रोन से पूरे इलाके की जो निगरानी है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अब खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई, आपको बड़ी खबर हम बता दें, 12 से 17 जून तक एयर इंडिया की 84 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इन 84 उड़ानों में से 66 उड़ानें हैं बोइंग 787 की कैंसिल हुई। डीजीसीए की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आज मुंबई से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। तो डीजीसीए की तरफ से यह जानकारी दी गई है। 12 से 17 जून तक एयर इंडिया की 84 उड़ानें प्रभावित हुई। 66 उड़ानें ऐसी हैं जो बोइंग 787 की थी और इन्हें कैंसिल कर दिया गया। आज भी एक फ्लाइट कैंसिल हुई है जो मुंबई से लखनऊ जाने वाली थी। वजह जो सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि दिल्ली में भारी बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो मौसम खराब होने की वजह से आज ये फ्लाइट कैंसिल हुई है। मुंबई से लखनऊ इसे जाना था। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, अब तक 184 डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं। करीब 140 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर यह बड़ा अपडेट, लगातार डीएनए मैच करने का काम किया जा रहा है और अब तक 184 डीएनए मैच हो चुके हैं। 140 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी बचे हुए जो शव हैं उनके भी डीएनए मैच किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए। तो यह आंकड़ा 184 डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं और 140 शव जो परिजनों को सौंपे जा चुके हैं अब तक। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर है क्योंकि शवों को डीएनए मैच करके ही परिजनों को सौंपा जा रहा है क्योंकि उनकी शनाख्त करना नामुमकिन है और ऐसे में डीएनए के जरिए ही उन्हें उनके परिजनों से मिलान कर उन्हें सौंपने का काम किया जा रहा है। अब बात इंदौर के राजा हत्याकांड की, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में आज का अपडेट यह है कि राजा की हत्या में दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि 2 हथियार इस्तेमाल हुए हैं, एक से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हुए हैं। राजा की हत्या 2 हथियारों से की गई थी। 2 हथियारों से राजा पर 3 बार वार किए गए थे। इस बीच आरोपी सोनम का भाई नार्को टेस्ट को तैयार हो गया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो राजा की हत्या पर यह आज का नया अपडेट, हर दिन नए खुलासे। और देखिए, परिवार की तरफ से जो नार्को टेस्ट की मांग की जा रही थी, परिवार में सोनम के अलावा भी और लोगों के इसमें मिले होने की जो आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर यह बड़ा अपडेट कि जो भाई है सोनम का वो नार्को टेस्ट को तैयार हो गया है। अभी तक तो वो पिछले 10-12 दिन से तो वैसे कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर अभी 1-2 दिन में अगर उनको ऐसा डाउट हो रहा है तो बिल्कुल देखिए, उनकी फैमिली का आदमी गया है और मुझे भी उसका दुख तो है, मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जाकर। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है, मतलब मैंने तो नहीं करा एटलीस्ट, तो मैं तैयार हूँ। देखिए, राजा रघुवंशी हत्या के मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम के घर पहुंचने वाली है शिलांग पुलिस। सोनम के परिवार वालों से पूछताछ आज हो सकती है। शिलांग पुलिस को सोनम के फोन की तलाश है जो अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। कल राजा रघुवंशी के घर पर भी शिलांग पुलिस गई थी और वहां पर भी उनके परिवार वालों से बातचीत की गई थी, सवाल जवाब हुए थे और आज सोनम के परिवार वालों से पूछताछ हो सकती है और पुलिस पहुंच सकती है सोनम के घर। इस वक्त का यह बड़ा अपडेट।
इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता इंदौर से अंबुज पांडे जुड़ गए हैं। अंबुज, पुलिस कल राजा के परिवार वालों से मिली थी, आज सोनम के परिवार वालों से सवाल जवाब हो सकते हैं, क्या आपको अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सेरिन, जो इस समय शिलोंग की पुलिस है वो इंदौर आई है और ख़ास तौर पर जब अब ये चारों आरोपी शिलोंग में हैं उनसे पूछताछ भी हुई है, सीन भी रिक्रिएट हुआ है। कल यहाँ पर जो शिलोंग की पुलिस है, राजा के जो पीड़ित परिवार है राजा का, उससे भी बातचीत की थी और आज यहाँ पर दोनों आरोपी यानी कि राज और सोनम के परिवार वालों से भी बातचीत होगी, उनके पास पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं सोनम के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शिलोंग पुलिस पहुँचेगी और उनसे बातचीत करेगी और इंक्वायरी भी करेगी। जिस तरीके से एक और अपडेट जो आपने दिया कि लगातार राजा की फैमिली की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें और बड़ी साजिश हो सकती है, और भी लोग शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सोनम के जो परिवार वाले हैं उनके तरफ भी उनका इशारा है, उन्होंने उंगली उठाई है। तो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो गोविंद हैं सोनम के भाई, उनसे उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो शिलोंग पुलिस है उन्होंने भी उन्हें शिलोंग पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन कब बुलाया है ये पता नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम हर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक नार्को टेस्ट तक के लिए हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस केस में जो शिलोंग पुलिस है अब आरोपियों और पीड़ित परिवार से भी बातचीत कर रहा है, कुछ और पहलू भी निकल करके सामने आ सकते हैं, क्या और इन्फॉर्मेशन निकल सकती है नहीं चाहती है पुलिस और हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंबुज इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस ने अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। देर रात पुलिस मुख्य आरोपी सोनम को लेकर इंदौर पहुंची। पुलिस ने राजा के घर वालों से कई अहम जानकारी हासिल की। शिलोंग पुलिस की टीम सबसे पहले राजा रघुवंशी के घर पहुंची और घर वालों से सोनम के बारे में जानकारी इकट्ठा की। शादी के बाद 4 दिन तक सोनम इसी घर में रही थी। उसका ससुराल वालों के साथ कैसा व्यवहार था, इसके बारे में जानने की कोशिश की। राजा के घर वालों ने भी शिलोंग पुलिस को पूरी जानकारी मुहैया कराई। हमसे पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, जेट का मैंने लगा था, वो फिर शकल देखने पास तक कभी आया। शिलोंग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें वो मर्डर के बाद इंदौर आने पर रही थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। शिलोंग पुलिस के साथ इंदौर पुलिस की एक टीम भी मौजूद थी। पुलिस राजा रघुवंशी के भाई सचिन को लेकर उस फ्लैट पर पहुंची थी। पुलिस ने राजा के भाई सचिन को फ्लैट के बाहर ही खड़ा रखा और पुलिस टीम ने अंदर जाकर फ्लैट की तलाशी ली। सर्च टीम ने फ्लैट के मालिक को भी बुलाया था, उससे भी जानकारी हासिल की। इस फ्लैट से पुलिस के क्या सबूत हाथ लगे हैं ये जानकारी शेयर नहीं की गई, लेकिन ये वही फ्लैट है जहां राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आने पर अपने घर न जाकर इसी फ्लैट में रही थी। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब बारी आई सोनम के वचन देने की तो सोनम ने एक भी वचन मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ये सब हंसी मजाक में हो रहा था। दरअसल रिसेप्शन पार्टी में एक स्टेज पर सोनम और उसका पति यानी कि राजा दोनों साथ दिखाई दे रहे थे, जहां पर हंसी मजाक चल रहा था। आपको इस वीडियो को भी दिखाते हैं और वीडियो देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इसी सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची होगी, क्योंकि मंच पर वो राजा के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हंसी मजाक में ही सही, लेकिन सोनम ने एक भी वचन मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। राजा ने एक-एक कर सभी वचन पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन सोनम किसी भी वचन पर राजी नहीं हुई। राजा भाई, तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। इस वीडियो को देखकर सोनम के इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मिले सबूत और सामने आ रही जानकारी ये बता रही है कि सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है। आरोप है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था और प्लान के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। भोपाल में आयोजित
संगठन सृजन की बैठक में जमकर हंगामा हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आप तस्वीरें देखिए जरा पहले कि किस तरीके से वहां पर मारपीट हुई है। दरअसल भोपाल में एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस की संगठन सृजन की बैठक चल रही थी। इस बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर समेत कई नेता मौजूद थे। इसी बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस नेता साजिद अली के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चलने लगे, मारपीट होने लगी। ये देखिए आप तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही मारपीट। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस बार अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होगी। पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम बालटाल मार्ग पर ड्रोन, गुब्बारों पर भी प्रतिबंध है। अमरनाथ यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान नहीं मिलेगी। पूरी तीर्थ यात्रा को, इस मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम बालटाल मार्ग पर ड्रोन, गुब्बारों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी निगरानी ड्रोन से की जाएगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ये बड़ा फैसला, सुरक्षा को देखते हुए ये एहतियातन फैसला लिया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं होगी। तो बड़ा अपडेट अमरनाथ यात्रा को लेकर, सुरक्षा के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला इस यात्रा को लेकर किया गया। इस बार हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिलेगी तीर्थयात्रियों को। पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम और बालटाल मार्ग, जहां पर ड्रोन और गुब्बारों पर भी बैन लगा दिया गया है। देखिए, इस बार मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियां फंस गई और लोगों को लंबे जाम से दो चार होना पड़ा। गुजरात के भावनगर में हालात बेहद खराब है। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। शेत्रुंजी डैम को बचाने के लिए 59 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात की बोटाड में 24 घंटे में 7.5 इंच बारिश होने से जलभराव हो गया। खंबारा में पानी में फंसे 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा में बारिश के बाद एक अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला, तब जाकर बस में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली। यूपी के मथुरा में भी झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में प्री मानसून बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। जयपुर में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वाराणसी में बीएचयू के पास लंका इलाके में मशहूर पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी का जायका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। ये तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन की हैं जो मंगलवार देर रात वाराणसी में हुआ। बुलडोजर गरज रहा था और लंका इलाके में एक एक करके दुकानों को तोड़ रहा था। इस कार्रवाई की जद में वो दुकान भी आई जिसकी लस्सी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। दशकों पुरानी पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान को जब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। कल तक जिन दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ फेमस लस्सी और कचौड़ी लेने के लिए उमड़ती थी, वहाँ भीड़ तो थी, लेकिन दुकानों के जमींदोज होने की तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए। दरअसल वाराणसी में लहरतारा से भिकारीपुर तिराहा, लंका चौराहा होते हुए भेलूपुर विजया मॉल तक सड़क 4 लेन की जा रही है। चौड़ीकरण के लिए जद में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई उसी के तहत की है। करीब 2 दर्जन दुकानों को तोड़ा गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वहां मौजूदगी दर्ज करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह की अगुवाई में पटना में आम आदमी पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर हमला बोला।
सुशासन की दावेदारी की पोल हर दिन खुल रही है और आप ही लोग मीडिया के लोग तस्वीर सामने दिखा रहे हैं। संजय सिंह ने ये भी ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी बिहार में मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और इस पर आखिरी फैसला पार्टी के बिहार और केंद्रीय नेताओं की बैठक में होगा। विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। कितनी सीटों की तैयारी वो सब यहाँ के साथी मिलके और केंद्रीय नेतृत्व। संजय सिंह ने बीजेपी पर भी हमला बोला और दिल्ली में जारी बुलडोजर एक्शन को बिहार से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। हम बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, जो बीजेपी दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रही है, उस बीजेपी को बिहार से भगाइए आप। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर एक क्लॉक टावर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो 2 दिशाओं में 2 अलग समय बता रही है। ये वही क्लॉक टावर है और ये वही वीडियो है जो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पॉलिटेक्निक चौराहे पर मौजूद क्लॉक टावर में एक और 8:58 हो रहे हैं, लेकिन दूसरी दिशा में 9:05। इस अंतर और इन तस्वीरों ने क्लॉक टावर को वायरल कर दिया। यूजर्स इसे टाइम ट्रैवल टावर कह रहे हैं तो कुछ 8वां अजूबा बता रहे हैं। इधर ये वीडियो वायरल हुआ तो दूसरी ओर लोग इसे ऐशबाग वाले पुल से जोड़कर भी ट्रोल कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये घड़ी भी उसी इंजीनियर ने बनाई है जिसने ऐशबाग वाला ब्रिज डिजाइन किया था। आपको बता दें कि बीते दिनों ये पुल अपने डिजाइन के लिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें 90 डिग्री पर मोड़ है, जो पहले से ही भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब उस कड़ी में ये घड़ी भी आ गई। वायरल वीडियो को लेकर जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो इसमें चारों दिशाओं में घड़ियां लगी हुई नजर आई, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 तरफ की घड़ियां ही सही समय बता रही हैं। एक तरफ घड़ी 7 मिनट पीछे है और एक तरफ लगी घड़ी तो खराब पड़ी है। घड़ी का एक हिस्सा है उसमें 4:47 अब हो चुके हैं, जबकि मेरे फोन की घड़ी में 4:53 हुए हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि आखिर कितना समय हुआ है, इसमें दिखाएं आपको तो 4:54 हो गया है और ये इसको माना जा सकता है कि बिल्कुल ठीक समय बता रहा है इस तरफ का हिस्सा जो घड़ी का है। और तीसरा हिस्सा हम देखते हैं इस चौराहे की जो घड़ी में बना हुआ है तो उसमें क्या समय हुआ है, इसमें भी 4:54 हुए हैं, जैसा कि मेरी घड़ी में भी बज रहा है। अभी चौथे हिस्से की तरफ हम चलते हैं कि आखिर चौथे हिस्से में अभी कितना समय हुआ है। तो चौथा हिस्सा जो इस घड़ी का है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि 4 में से 3 जगहों पर ये घड़ी चल रही है, उसमें से 2 जगहों पर सही समय बताया जा रहा है, जबकि तीसरी जगह पर लगभग 7 मिनट का अंतर है। राजस्थान के अलवर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पति रात 2 बजे गहरी नींद में सोया हुआ था। इस हत्याकांड का 8 दिन बाद खुलासा हुआ। अनीता ने अपने प्रेमी काशीराम के साथ मिलकर पति वीरू की मौत का पूरा प्लान बना लिया था। प्लान के तहत ही 8 जून की रात को पत्नी अनीता ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसके बाद रात 2 बजे सुपारी किलर घर में घुसे और वीरू की हत्या कर दी। सब कुछ जानते हुए भी अनीता पति के शव को लेकर सुबह अस्पताल पहुंच गई और रोने का नाटक करने लगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब डॉक्टर्स को शरीर पर चोट के निशान और दांत टूटे हुए दिखे तो मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अनीता की साजिश को बेपर्दा कर दिया। जांच में बात सामने आई कि अनीता और काशीराम ने वीरू की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अनीता ने वीरू से दूसरी शादी की थी। इससे पहले अनीता का जो पति था उसे अनीता ने छोड़ दिया था और अब तीसरी बार घर बसाने की तैयारी कर रही थी। यूपी के बागपत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला को उसके ही ससुराल वालों ने प्रेमी के साथ पकड़ लिया और फिर पुलिस बुला ली गई। महिला और उसके पति को काउंसलिंग के लिए एसपी ऑफिस बुलाया गया था, लेकिन महिला एसपी ऑफिस न पहुंचकर सीधे होटल पहुंच गई जहां उसका प्रेमी पहले से ही मौजूद था। ससुराल वालों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो पत्नी मौका पाकर छत से कूदकर फरार हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बीच लोगों ने प्रेमी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। दरअसल महिला और उसके पति का काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन अब विवाद सुलझने के बजाय उलझ गया है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां सीएनजी के पैसे न देने को लेकर कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट की।
नकाबपोश बदमाशों द्वारा मारपीट करने की घटना पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मारपीट की घटना में पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पेट्रोल पंप के मालिक डॉक्टर संजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे, पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस कार के नंबर से कार सवार बदमाशों की जानकारी में जुटी हुई है। ये थाना औरंगाबाद के कुमार फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की घटना है। तो बुलंदशहर की यह घटना जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को किस तरीके से यहां पर पीटा है, गंभीर रूप से वो जख्मी हो गया। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह तलाशने की भी कोशिश है। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने उन मंचलों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने सड़क पर स्कूटी से जा रही एक युवती के साथ अश्लील हरकत की थी। गिरफ्तारी के बाद ये मंचले माफी मांगने पर उतर आए। रात का वक्त था और हरिद्वार की सड़क पर ये मंचले सड़क पर चलती लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। तभी लड़की ने समझदारी दिखाई, मंचलों का वीडियो बनाया, वैन का नंबर प्लेट भी नोट कर लिया और पुलिस से शिकायत कर दी। इस रोड पे गाड़ी चल रही है, मेरे को फीमेल राइडर देख के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ज्यादा दूर नहीं है ये गाड़ी, 2 से 3 किलोमीटर पीछे। मेरठ पुलिस ने मामले की जांच की तो मामला हरिद्वार का निकला। अब पुलिस ने सभी मंचलों को गिरफ्तार कर लिया है और उस वैन को भी सीज कर दिया है जिस पर ये मंचले सवार थे। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पुलिस ने इनकी कैसी खातिरदारी की है, इससे इनके चलने के तरीके से आप समझ सकते हैं। राजस्थान की अलवर पुलिस ने 14.5 लाख की माला लूट के मामले का खुलासा कर दिया। तीनों बदमाश दूल्हे की माला का वायरल वीडियो देखकर पहुंचे थे। वारदात 1 जून की है जब आमिर नाम के एक शख्स ने अपनी शादी में 14.5 लाख की माला पहनकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन जब किराए की माला वापस करने गया तो बदमाशों ने हथियारों की नोक पर माला लूट ली और रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट के दौरान इस्तेमाल क्रेटा गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। तीनों बदमाशों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पुलिस करीब 11 लाख रुपए ही बरामद कर पाई है। बाकी रकम कहाँ है इसका अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। यूपी के फिरोजाबाद में फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर सो रहे मजदूर की गिरकर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रात का वक्त था, काम करने के बाद फैक्ट्री का मजदूर दूसरी मंजिल पर सो रहा था, लेकिन इस बीच एक अंगड़ाई आई जो उसे मौत के रास्ते पर ले गई। दरअसल मजदूर फैक्ट्री की रेलिंग की साइड सो रहा था। वहां पर रेलिंग पूरी नहीं थी और करवट बदलते वक्त वो सीधे छत से गिरकर जमीन पर पहुंच गया। सिर पर गंभीर चोटें आने के बाद मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना टुंडला कोतवाली क्षेत्र के दिनोली मोड़ के पास की है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आज पहली बार एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरेगी। पहले फ्लाइट का वक्त सुबह 11:40 था, लेकिन बाद में उसके 2:45 से कर दिया गया है। यात्रियों के परिजन अपनों को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंच रहे हैं। 12 जून को एयर इंडिया के विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ करने के 33 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर अन्य यात्रियों का दुखद निधन हो गया। उसके बाद से एयर इंडिया का AI-171 विमान को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है, यानी कि अब उसे सूची से निकाल दिया है। ये नाम का विमान अब कभी उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए जो उड़ान भरेगी विमान, उसका नाम है AI-159। सोमवार से सेवा शुरू हुई और मंगलवार को यानी 17 तारीख को ये फ़्लाइट फिर से कैंसिल हो गई। बहुत सारे यात्री फ़्लाइट पकड़ने के लिए दूर दराज से एयरपोर्ट पहुँचे, लेकिन उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट पहुँचने पर ये विमान आज के लिए कैंसिल हो गई है। इस विमान को रीशेड्यूल किया गया और आज ये विमान 2:45 पर उड़ान भरेगी। तस्वीरें आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट के दिखा दें। अहमदाबाद एयरपोर्ट का ये इंटरनेशनल डिपार्चर है और देखिए गेट नंबर 2 पर जो तमाम यात्री जा रहे हैं, ये तमाम यात्री लंदन जाने वाले यात्री हैं जो कि अहमदाबाद से लंदन AI-159 कॉल साइन वाले विमान से यात्रा करेंगे। पहले 11:40 सुबह का समय दिया गया था, लेकिन 3 घंटे देरी से ये विमान उड़ान भरेगा, यानी 2:45 पर ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरेगा। तमाम परिजन जिनके बच्चे, बेटे, बहू, भाई, बहन, माता पिता लंदन जा रहे हैं, अपने परिजनों को बाय करने के लिए, उन्हें अलविदा यहाँ से कहने के लिए और इस विश्वास के साथ
कि जल्द ही मुलाकात होगी। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं, लेकिन हर कोई अपने परिजन को उस समय तक देखना चाहता है जब तक वो अंदर डिपार्चर गेट के टर्मिनल में ना दाखिल हो जाएं। उनके सिक्योरिटी चेक होने के बाद तमाम लोग जो परिजन हैं, बुजुर्ग माता पिता आए हुए हैं, परिवार के सदस्य आए हुए हैं, भाई बहन आए हुए हैं, कई लोग अपने दामाद, बेटे, बहू को छोड़ने आए हुए हैं। हर कोई चाहता है कि वो यहाँ पर एक मुलाकात कर सके, देख सके। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन जा रहा है आपके सदस्य से? मेरी बेटी और दामाद जा रहे हैं, लंदन के लिए जा रहे हैं। कल भी हम आए थे, पहले फ़्लाइट ऑन टाइम था, फिर बताया कि डिले है, कोई बात नहीं। और फिर अंदर भी दामाद और मेरी बेटी उन लोग अंदर भी गए, तो अंदर भी जाके बात की, तो सब चेकिंग चल रहा था। बाद में बोला कि अभी फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। तो मेरे दामाद ने पूछा कि भाई कैसे हुआ, हाउ इट पॉसिबल, तो रीज़न तो दीजिए। तो बोल रहे हैं कि कोई पता नहीं है क्या है, रीज़न उनको पता ही नहीं है। तो आज आप लोग फिर से आए? आज नहीं, कल फिर काफ़ी सारे यहाँ पेरेंट्स वगैरह थे गेटवे जाने वाले, उन सब लोगों ने यहाँ थोड़ा हल्ला भी बोला है, मीडिया भी थी। फिर उनको बोला तो सबको कंपनसेशन भी दिया होटल में रुकने लिए। हमको नहीं रुकना था क्योंकि हम 20-22 लोग थे, तो हमने बोला कि चलो कोई नहीं है, तो सुबह आप 11:40 की आपकी फ़्लाइट है, तो कल आ जाइएगा। और यहाँ आके फिर रात को मैसेज आता है कि फिर डिले है, 3 बजे का हो गया है फ़्लाइट, यानी कि 2:45 के करीब। एक बात बताइए, चूँकि ये जो रूट है अहमदाबाद से गेटवे का, और इसी रूट पर और उसी विमान समय वाले हादसा हुआ था, मन में क्या चल रहा है आपके? देख रहा हूँ सभी लोग अपने परिजनों को जब तक अंदर नहीं जा रहे लोग देख रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? मन में कल आए तब भी यही हाल था हमारा कि ये फ़्लाइट कब निकलेगी, कब उड़ेगी। आज भी यही सोच बैठ के हमारे साथ करीबन 20 लोग हैं, मेरी बेटी, दामाद और उनके फैमिली, यही सोच लगी हुई कि ये फ़्लाइट यहाँ से सही से लैंड हो जाए और सही से गेटवे पहुँच जाए। पूरा मन में तूफान ही चल रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ से ये कुशल मंगल से वहाँ पहुँच जाए, बस इतना ही चाहिए। और ये जो इतने दिनों से जो हो रहा है, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जब 12 तारीख की ये दुखद घटना है उसमें हम भी शामिल हैं, बुद्ध दुख में हम शामिल हैं, लेकिन अभी जो आज हो रहा है तो कुदरत। इस वक्त एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के जैकोबाबाद में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। पेशावर से क्वेटा जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले यही ट्रेन जो है हाईजैक हुई थी। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है अभी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त जो पाकिस्तान से आ रही है। पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस, विस्फोट से जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है। क्या जानकारी इस पर, और हमारे पास सीधे रुख करेंगे आशीष का। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, ये बड़ा विस्फोट है जो जानकारी हमें मिल रही है और जो तस्वीरें दिखा रही हैं उसके में 3 फीट गहरा क्रेटर, काफी बड़ी वहां पर धमाका हुआ है, जिससे कई पटरियां, माफ कीजिएगा, कई जो डिब्बे हैं ट्रेन के वो पटरी से उतर गए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये वही जाफर एक्सप्रेस है जिस जाफर एक्सप्रेस को कुछ हफ्तों पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था और उसमें कई पाकिस्तानी पर्सनल ट्रैवल कर रहे थे और वो भी छुट्टियों के दौरान पेशावर ही जा रहे थे जब उस ट्रेन को हाईजैक किया गया था। ये वही ट्रेन है जिसमें कई लोगों को मारा गया था। ऑपरेशन भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से चला गया था, बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाने में कामयाब हो पाई थी पाकिस्तानी सेना। अभी ये बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा पटरी पर ब्लास्ट हुआ है। अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, लेकिन चूंकि इलाका बलूचिस्तान का है, संभव है कि बलूच जो वहां पर ग्रुप्स हैं उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है। और काफी बड़ा हमला है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 फीट के करीब का क्रेटर बन चुका है वहां पर और बहुत भीड़ लोगों की वहां पर इकट्ठा है। तमाम लोग ट्रेन से उतर के आए हैं, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल किसी के जान जाने की ऐसी कोई खबर नहीं है। आप नजर बनाकर रखिएगा आशीष। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है। रात इस बात की कि अभी तक किसी के कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।